नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यहाँ पर मैं आज इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ अपलोड कर रहा हूँ। मित्रों, शिक्षण विधियाँ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं होकर कॉन्सेप्ट के रूप में होगी। जब तक हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तब तक हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ हम रट्टा मारते हैं, रट्टा मारकर हम 10-20 क्वेश्चन को याद रख सकते हैं, लेकिन पूरे विषय वस्तु को हम याद नहीं रख सकते, समझ नहीं सकते। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षण विधियाँ है उनको कॉन्सेप्ट के रूप में जो मेरे पास लिखा हुआ है उसका वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ आपके सामने। आप शुरू से लेकर अंतिम समय तक वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे, लाइक कर ले, और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले। मैं यहाँ पर शिक्षण विधियाँ पूरी अपलोड करने वाला हूँ, हिंदी की भी और संस्कृत की भी और एसएस की भी, तीनों की भी मैं यहाँ पर शिक्षण विधियाँ अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आपको बस इतना ही करना है कि अधिक से अधिक आप वीडियो को शेयर करें और उन सभी साथियों तक पहुँचाएं जिनको अभी इसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो आज का हम चालू करते हैं क्लास यहाँ से। वर्तमान समय में सामाजिक अध्ययन विश्व का महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, जो एक मानव को मानवीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसकी शुरुआत बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन इसका अतीत बहुत प्राचीन है। सामाजिक विज्ञानों की शुरुआत का श्रेय प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात, प्लेटो व अरस्तु को दिया जाता है। सर्वप्रथम मनुष्य ने प्रकृति का अध्ययन शुरू किया था और वह ईश्वर क्या है, कहाँ है, इसकी खोज करने में लगा रहता था। परंतु ईसा पूर्व 5वीं सदी में सुकरात ने कहा कि मनुष्य को अपने आप का भी अध्ययन करना चाहिए। मनुष्य को अपने आप का भी अध्ययन करना चाहिए। कथन किसका है? सुकरात का। सुकरात ने इस विचार का प्रभाव सुकरात के इस शिष्य का प्रभाव अपने शिष्य प्लेटो पर आया, जिन्होंने द रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी थी, जो सामाजिक अध्ययनों की शुरुआत थी। प्लेटो की रिपब्लिक का प्रभाव इनके शिष्य अरस्तु पर आया और अरस्तु ने 4 ईसा पूर्व में आत्मा का अध्ययन शुरू किया और इन्होंने विचार दिया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में जीना पसंद करता है। अरस्तु के कार्यों से ही शुद्ध रूप से सामाजिक विज्ञान का जन्म हुआ और अरस्तु के काल से लेकर 19वीं सदी तक सामाजिक विज्ञानों को केवल वयस्क व्यक्तियों के लिए आवश्यक माना गया था। सामाजिक अध्ययन का विचार सबसे पहले 19वीं सदी में ब्रिटेन में आया था। ये इम्पोर्टेंट है। सामाजिक अध्ययन का विचार सबसे पहले 19वीं सदी में ब्रिटेन में आया, जहाँ के विद्वानों ने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र नामक 4 विषयों की विषय वस्तु को शामिल करते हुए सामाजिक अध्ययन की अवधारणा दी। 19वीं सदी में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ये 4 विषय शामिल थे: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। 19वीं सदी में ब्रिटेन के कई उपनिवेश थे जहाँ पर ब्रिटेन ने इस विषय वस्तु को प्रचारित किया, परंतु सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए दुनिया का पहला देश बना, जिसने 1892 में अपने विद्यालयों में पढ़ाना शुरू किया। किसको? सामाजिक विज्ञान को। लगभग 20 वर्षों के बाद फिर विचार मंथन हुआ और ब्रिटेन के विद्वानों ने सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु में कुछ कमी महसूस करते हुए इनमें और क्या जोड़ा जाए, इसके लिए कमेटी ऑफ 10 का गठन किया। कमेटी ऑफ 10 की सिफारिशों के आधार पर 1911 में सामाजिक अध्ययन में समाज शास्त्र को भी शामिल कर लिया गया। कमेटी ऑफ 10 की सिफारिशों के आधार पर 1911 में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समाज शास्त्र को शामिल कर लिया गया। इतिहास व समाज शास्त्र की विषय वस्तु के साथ साथ कुछ ऐसी विषय वस्तु भी इसमें शामिल हो गई जिसका संबंध दर्शन से था। इस आधार पर वर्तमान समय में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत 6 मूल विषय आते हैं। 6 मूल विषय कौन कौन से हैं? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और नागरिक शास्त्र। यानी कि वर्तमान में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इन 6 विषयों का अध्ययन कराया जाता है। भारत में सामाजिक अध्ययन की विचारधारा 1916 में आई और देश के कुछ स्थानों पर इसे पढ़ाया जाने लगा। यानी कि भारत में 1916 से सामाजिक अध्ययन की पढ़ाई शुरू हो गई थी।
भारत में 1921 ईस्वी के समय भी इसके विकास को लेकर कुछ विचार आए, परंतु सबसे अधिक सफलता उस समय मिली जब 1934 में सोशल स्टडी कमीशन का गठन हुआ। सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन कमेटी या फिर समिति का गठन किया गया था 1934 में। परंतु 1930 से लेकर 1947 तक भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की उग्रता के कारण इसको अधिक विकास की प्राप्ति नहीं हुई। आज़ादी के बाद लक्ष्मण सिंह स्वामी मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, तीनों एक ही नाम है, 1952-53 की सिफारिशों के आधार पर 1955 ईस्वी से भारत के सभी विद्यालयों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन के विषय को अनिवार्य बनाया गया। किसकी सिफारिश पर? लक्ष्मण सिंह स्वामी या फिर मुदालियर या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पर 1952-53 में की सिफारिशों के आधार पर 1955 में सामाजिक अध्ययन को भारत के सभी विषयों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। शब्दकोश के अनुसार सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु केवल इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि का योग नहीं है, बल्कि इन विषयों से ली गई वह विषय वस्तु है जो व्यक्ति को जीने का ढंग सिखाती है। MP मुफात के अनुसार जीवन जीना एक सुंदर कला है जो सामाजिक अध्ययन से ही आती है। जीवन जीना एक सुंदर कला है जो हमें सामाजिक जीवन से ही मिलती है। ये परिभाषा किसकी है? MP मुफात की। मुफात में इन्होंने जीवन जीने की सुंदर कला हमको सिखा दी। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। जोरो लिमिक के अनुसार सामाजिक अध्ययन सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। जोरो लिमिक के अनुसार भारतीय परिवेश में सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के नाम से तथा उच्च स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के नाम से पढ़ाया जाता है। आज संपूर्ण विश्व में सामाजिक अध्ययन को प्रारंभिक कक्षाओं में विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, जिसकी प्रारंभिक अवधारणा पैदा हुई थी कहाँ? ब्रिटेन में। वह कौन सा राष्ट्र है जिसे सामाजिक अध्ययन को पहली बार मान्यता प्रदान करने का गौरव प्राप्त है? तो अमेरिका। किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में जीना पसंद करता है? अरस्तु ने। प्राचीन काल में मानव केवल ईश्वर की खोज करता था, परंतु किस दार्शनिक ने एक नई दिशा दी और मनुष्य ने अपने आप के बारे में खोजना शुरू कर दिया? तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा सुकरात। कौन सा कथन सामाजिक अध्ययन के लिए सत्य नहीं है? यह वास्तविक अर्थों में 20वीं सदी में प्रारंभ हुआ। यह विषय सामाजिक दृष्टिकोण को विकसित करता है। वर्तमान युग में इसके द्वारा व्यक्ति जीने के ढंग सीखता है और अमेरिका ने इसको प्रारंभिक पूर्णता प्रदान की। तो यहाँ पर अमेरिका की जगह पर आएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने इसको प्रारंभिक पूर्णता प्रदान की थी। जीना इसी ने सिखाया क्योंकि इसकी विषय वस्तु में वे तत्व शामिल है जिनका ढंग जीने से जुड़ा है। ये कथन किसका है? शब्दकोश का। अब देखते हैं हम सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु। इतिहास। इतिहास की विषय वस्तु की शुरुआत सभ्यता युग से मानी जाती है और उच्च प्राथमिक स्तर तक इसकी विषय वस्तु में सभ्यताओं की सामान्य जानकारी, विशेषकर सिंधु घाटी सभ्यता के राजस्थान के प्रमुख स्थल एवं वैदिक काल के साहित्य व मौर्य काल की राजनीतिक उपलब्धियां और गुप्त काल का साहित्य सर्जन पढ़ाया जाता है। राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल एवं अंग्रेजी काल की प्रमुख घटनाएं, स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख जानकारियां और स्वतंत्रता के बाद राज्य स्तरीय एकीकरण की घटनाएं संक्षिप्त रूप से उच्च प्राथमिक स्तर तक के पाठ्यक्रम में शामिल की जाती है। इतिहास की विषय वस्तु को पढ़ाने का उद्देश्य एक बालक को दुनिया के विकास की गति को समझाना है। इतिहास के विषय वस्तु को पढ़ाने का उद्देश्य एक बालक को दुनिया के विकास की गति को समझाना है और आने वाले समय के लिए विकास की संभावनाएं खोजना है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है तथा इतिहास अपने आप को दोहराता की समझ को विकसित करते हुए इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसकी समझ को विकसित करते हुए बालकों को आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना तथा इतिहास की आदर्श घटनाओं से बालक को शिक्षा प्रदान करना, हमारी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखना जैसे उद्देश्यों के साथ ही बालक को और समाज को इतिहास की घटनाओं से सीख लेते हुए गलतियों को
दोहराने से बचना होता है। ये सब चीज़ें हमको सामाजिक अध्ययन करने से या फिर इतिहास का अध्ययन करने से ही मिल पाती है। क्वेश्चन देखते हैं कुछ थोड़े बहुत। इतिहास की विषय वस्तु में उच्च प्राथमिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक शामिल किया गया है। इतिहास की विषय वस्तु में उच्च प्राथमिक स्तर तक शामिल किया जाता है पाषाण युगीन घटनाओं से लेकर आधुनिक काल के बीच की ऐतिहासिक घटनाएं, वैदिक काल की संस्कृति तथा अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक घटनाएं, भारत एवं भारत की पड़ोसी राष्ट्रों के प्रमुख शासकों संबंधित प्रमुख घटनाएं, सिंधु काल से लेकर आधुनिक काल की राज्य स्तरीय प्रमुख घटनाएं इसमें शामिल की जाती है प्राथमिक स्तर तक, उच्च प्राथमिक स्तर तक। ये सब जानकारी इतिहास विषय के अंदर शामिल की जाती है। इतिहास की विषय वस्तु का उद्देश्य क्या है? बालक को विकास के बारे में समझाना, ऐतिहासिक घटनाओं को ठीक उसी प्रकार से समय समय पर दोहराना। क्यों? एक बालक को सुनागरिक बनाना, बालक को सामाजिक आर्थिक संपन्न बनाना। तो इतिहास की विषय वस्तु का उद्देश्य है बालक को विकास के बारे में समझाना। भूगोल उच्च प्राथमिक स्तर तक मानव भूगोल की विषय वस्तु के रूप में पाषाण युगीन मानव से संबंधित जीवन शैली तथा राष्ट्रीय स्तर के भौतिक परिवेश, पृथ्वी की आकृति, गतियां, दिशाओं का ज्ञान, जलवायु की सामान्य जानकारी, सागर, महासागर, द्वीप, महाद्वीप, ज्वार भाटा, भूकंप, ज्वालामुखी तथा अक्षांश और देशांतर का सामान्य परिचय, भारत की समय मानक रेखा, खनिज, वनस्पति, कृषि का विस्तार और इनके अलावा सौर परिवार का सामान्य परिचय तथा प्रमुख खगोलीय घटनाएं जिनमें चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण और धूमकेतु आदि की जानकारियां शामिल की जाती है। भूगोल विषय वस्तु का उद्देश्य एक बालक को प्रारंभ से ही भौतिक पर्यावरण की समझ देना है। एक बालक को प्रारंभ से ही भौतिक पर्यावरण की समझ देना है। दूसरा उद्देश्य है पर्यावरण सुरक्षा के लिए उसे तैयार करना, भौगोलिक घटनाओं के लिए सावधान करना, बालक को ऋतु चक्र का ज्ञान देना, राज्य व राष्ट्रीय सीमाओं को समझाना और देश के लिए पर्यावरणीय व्यवस्थाओं की समझ के साथ एक मानव को तैयार करना। ये उद्देश्य है भूगोल विषय पढ़ाए जाने का। उच्च प्राथमिक स्तर तक पाषाण युगीन मानव के बारे में किस विषय वस्तु के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है? तो इसमें आंसर होगा हमारा भूगोल। कौन सा उद्देश्य भूगोल की विषय वस्तु पढ़ाने से पूरा होता है? बालक को सामाजिक आर्थिक संपन्न बनाना, बालक को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और बालक को देश का सभ्य नागरिक बनाना। तो इसमें आंसर होगा हमारा भूगोल का उद्देश्य है बालक को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना। नागरिक शास्त्र की विषय वस्तु में उच्च प्राथमिक स्तर तथा राजनीति विज्ञान एवं नागरिक शास्त्र से उन सामान्य जानकारी को शामिल किया जाता है जो बालक को प्रारंभिक संवैधानिक ज्ञान, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य तथा प्राप्त मौलिक अधिकार, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र से तथा राज्य, जिला, खंड प्रशासन एवं अनुशासन नियंत्रण के पाठ लोक प्रशासन के क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। नागरिक शास्त्र पढ़ाए जाने का उद्देश्य है बालकों को प्रारंभ से ही राष्ट्र के लिए तैयार करना, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसके अधिकार और कर्तव्यों को समझाना, राष्ट्र में अनुशासित रहते हुए अपना समर्पण बनाए रखना। किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति। राज्य व राष्ट्र के संबंधों को समझाना और अंतिम रूप से उसे एक सुनागरिक बनाना। कौन सी विषय वस्तु उच्च प्राथमिक स्तर तक शामिल नहीं होती है? संविधान का सामान्य परिचय शामिल होता है, राष्ट्रीय कर्तव्य, संवैधानिक अधिकार शामिल होते हैं। उपयुक्त सभी सम्मिलित होते ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत और पाक के राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हम यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों को नहीं पढ़ाते हैं, नहीं समझाते हैं। नागरिक शास्त्र की विषय वस्तु किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? नहीं करती है, लेकिन मेरा यहाँ पर आंसर सोल्व करने का तरीका यही है कि करती है। नहीं पूछ रहा है तो करती है ढूंढ लो, नहीं करती अपने आप बच जाएगा। तो नागरिक शास्त्र की विषय वस्तु किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? बालक को राष्ट्र के लिए तैयार करना करती है, बालक को देश के प्रति समझदार बनाना, ठीक है, बालक को सुनागरिक के रूप में स्थापित करना, ये ठीक है, बालक को राजनीतिक घटनाओं से प्रेरित करना, ये नागरिक शास्त्र का काम नहीं है। अर्थशास्त्र देखते हैं। अर्थशास्त्र आज के आर्थिक युग में
एक बालक को प्रारंभ से आर्थिक संपन्नता प्रदान करने वाले अथवा अर्थ पैदा होने वाले स्रोत एवं उसके नियोजन से संबंधित क्षेत्र है क्या है की जानकारी दी जाती है, जिसमें विशेषकर कृषि, व्यवसाय, बागवानी, पशुपालन, खनिज, वन संपदा, लघु कुटीर उद्योग, बीमा, बैंकिंग, बचत आदि के बारे में बताया जाता है। पढ़ाया जाना इन सब का उद्देश्य इन सबको पढ़ाए जाने के पीछे उद्देश्य बालक को सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बनाना और आय व्यय के बारे में समझाना है तथा राष्ट्रीय आय को स्पष्ट करते हुए आधुनिकता की समझ को पैदा करना है। कौन सी विषय सामाजिक अध्ययन में समाज के आधुनिकीकरण को स्पष्ट करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु प्रदान करती है सामाजिक आर्थिक संपन्नता। समाजशास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर तक समाजशास्त्र के विषय में परिवार व समाज का सामान्य परिचय शामिल किया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर समाजशास्त्र के विषय में परिवार व समाज का सामान्य परिचय यहाँ पर दिया जाता है और उसे समाज के उसे समाज के सामाजिक संबंधों को स्पष्ट करने वाली विषय वस्तु के रूप में शामिल करते हैं। जैसा कि मैकाइवर व मेज ने लिखा है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यह परिभाषा किसकी है? मैकाइवर व मेज की। संबंधों में सदैव संपन्नता रखने के लिए सामाजिक परिस्थिति यानी कि पद तथा परिस्थिति के अनुसार भूमिका यानी पद के अनुसार कार्य करना स्पष्ट करने वाली विषय वस्तु को शामिल करते हैं। सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए एक बालक को परिस्थिति और भूमिका का ज्ञान देते हुए उसे सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित किया जाता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल किया जाता है किसे? समाज की संरचना को, समाज की संबंधों से संबंधित जानकारियाँ, समाज में परिस्थिति एवं भूमिका। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। एक बालक को सामाजिक प्राणी बनाने वाला विषय है समाजशास्त्र। दर्शन शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर तक स्पष्ट रूप से दर्शन की विषय वस्तु नहीं होती है, परंतु कुछ दार्शनिक विचार जैसे गांधी दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन से संबंधित अवधारणाएं शामिल होती है। विशेषकर इन विचारों के द्वारा एक बालक को चिंतन और तर्क से जोड़ना होता है। दर्शन शास्त्र पढ़ाए जाने के पीछे उद्देश्य है बालक को चिंतन और तर्क से जोड़ना। दर्शन शास्त्र की उपादेयता समझी जाती है चिंतन और तर्क के विकास में, आध्यात्मिक विकास में नहीं, सामाजिक विकास में नहीं, धार्मिक विकास में नहीं। हालांकि कुछ यहाँ पर भी ले सकते हैं रिस्क और यहाँ पर भी, लेकिन यदि हमने यहाँ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो हम यहाँ पर दर्शन शास्त्र की उपादेयता उपयोगिता समझी जाती है चिंतन और तर्क के विकास में, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। सामाजिक अध्ययन का अन्य विषयों से संबंध। सामाजिक अध्ययन एवं भाषा, सामाजिक अध्ययन एवं गणित, सामाजिक अध्ययन एवं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं कला। सामाजिक अध्ययन एवं भाषा क्या है, किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है? सामाजिक अध्ययन और भाषा। संसार में किसी भी प्राणी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक बालक जब सर्वप्रथम पढ़ना शुरू करता है तो उसे पहले भाषा का ही ज्ञान दिया जाता है और फिर वह भाषा के आधार पर अन्य विषयों को पढ़ने लगता है। मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी अन्य विषय को पढ़ने और समझाने के लिए भाषा के अधिगम का अंतरण होता है और सामाजिक अध्ययन में भी भाषा के ज्ञान के अभाव में विचारों का आवागमन संभव नहीं है। स्वीट के अनुसार भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। परिभाषा है स्वीट की, अर्थात सामाजिक अध्ययन के विचार भी भाषा के द्वारा ही प्रभावित होंगे। सामाजिक अध्ययन और गणित किस प्रकार एक दूसरे संबंधित है? सामाजिक अध्ययन सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन है, जहाँ समाजशास्त्र के प्रत्येक कार्य में गणित के ज्ञान का विशेष महत्व होता है। अगर विषय वस्तु को लेकर सोचा जाए तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित के हटते ही प्राणीहीन हो जाएंगे तथा बची हुई विषय वस्तु बिना एक कदम चले लड़खड़ाने लगेगी।
इस प्रकार से गणित के ज्ञान से ही सामाजिक विज्ञान है। एक मानव समाज की प्रत्येक गतिविधि, घर परिवार से लेकर बाजार एवं उसकी दिनचर्या के प्रत्येक पहलू में गणित की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम बाजार जा रहे हैं तो कोई सामान खरीद रहे हैं, कितना पैसा हमको देना है, कितना नहीं देना है, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, इन सब विषयों की हमको जानकारी तभी होगी। इन सब विषयों का कैलकुलेशन हम तभी लगा पाएंगे जब हमको गणित होगी, और ये सब क्रियाएं हमको समाज में करनी पड़ती है। इसलिए हमको गणित का ज्ञान होना भी आवश्यक है। गणित एक सामुदायिक विषय है। गणित एक सामुदायिक विषय है और सामाजिक परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति का गणित श्रेष्ठ होना चाहिए। गणित के महत्व को इन विचारों से भी समझा जा सकता है। जेस रोस ने कहा है, सामाजिक व्यवस्थाओं से गणित के ज्ञान को अलग कर दिया जाए तो हमारी सभ्यता और संस्कृति मिट्टी के ढेर में बदल जाएगी। J.S. रोस। नेपोलियन के अनुसार जिस समाज या राष्ट्र का गणित जितना अच्छा होता है वह उतना ही उन्नति करता है। नेपोलियन। राधाकृष्णन के अनुसार जब तक मेरे राष्ट्र का गणित सुदृढ़ है तब तक उन्नति ही उन्नति है। ये यहाँ पर राधाकृष्णन की परिभाषा इम्पोर्टेंट हो सकती है। जब तक मेरे राष्ट्र का गणित सुदृढ़ है तब तक उन्नति ही उन्नति है। कथन किसका है? राधाकृष्णन का। सामाजिक अध्ययन एवं विज्ञान। आज के सामाजिक वातावरण में विज्ञान इस प्रकार से शामिल हो गया है कि एक व्यक्ति को सुबह उठने से लेकर सोने तक हर कदम तक विज्ञान के आविष्कारों ने जकड़ लिया है। जहाँ प्रातःकाल जगने को अलार्म बजना जरूरी है, वहीं उठने के बाद दैनिक दिनचर्या के प्रत्येक कार्य में विज्ञान की वस्तुएं उपयोगी बन गई है। खाने पीने, चलने सोने बैठने तक में विज्ञान समाहित है। यहाँ तक कि हमारा सामाजिक व्यवहार भी वैज्ञानिक हो गया है और आधुनिक विज्ञान के कारण हमारी संस्कृति और वास्तविक परंपराएं दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान विज्ञान में हो गया है। सामाजिक अध्ययन और कला कैसे एक दूसरे से संबंधित है? आज के सामाजिक वातावरण को जिस स्वरूप में हम देख पाते हैं उसमें प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की कलाएं समाहित है। विशेषकर शिल्पकला, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, नृत्य कला, इन सब के संयोग से ही सामाजिक संरचना, व्यवस्था, व्यवहार बने हुए हैं। इनके पृथक होने पर जीवन नीरस बन जाएगा। इसलिए सामाजिक अध्ययन से कला को पृथक नहीं किया जा सकता। सामाजिक अध्ययन को कला से पृथक नहीं किया जा सकता। हाँ या ना में ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है। अब थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सामाजिक अध्ययन का संबंध किस विषय के साथ, किसी विषय के साथ इस प्रकार से है कि उसके अभाव में सामुदायिक सरसता नष्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कला। किसके बिना सामाजिक अध्ययन अधूरा है और निष्प्राण की तरह हो जाएगा तथा सामाजिक व्यवहार बाधित हो जाएंगे? गणित। यदि मेरे राष्ट्र का गणित अच्छा है तो मेरे राष्ट्र की उन्नति ही उन्नति है। ये कथन किसका है? कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है बिना देखे। सामाजिक अध्ययन की अभिव्यक्ति संभव है यदि भाषा के साथ व्यवहार हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारे सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु को लेकर हमने चर्चा की है। अब कक्षा की गतिविधियों के बारे में हम देखेंगे और यहाँ से 2 क्वेश्चन आने की संभावना हर बार रहती है कक्षा की गतिविधियों से। प्रयोजना कार्य देखते हैं। प्रयोजना कार्य से अभिप्राय ये योजना बनाकर कार्य करने से होता है। सबसे पहले अमेरिकी विद्वान जॉन डीवी ने एक मुर्गी पालन केंद्र की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और पाया कि योजना बनाकर किया गया कार्य सुनिश्चित रूप से सफल परिणाम देता है। इन्होंने अपने विचार को शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े हुए अपने विद्यार्थियों को प्रदान किया और समझाया कि यदि एक शिक्षक भी कोई योजना बनाकर कार्य करता है तो वह सुनिश्चित रूप से न सिर्फ स्वयं की सफलता को प्राप्त करता है अपितु अपने विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणामों तक ले जा सकता है। जॉन डीवी के विचारों का प्रभाव उनके शिष्य किलपैट्रिक पर आया, जिन्होंने 1918 में अपने शोध पत्र द प्रोजेक्ट मेथड में प्रायोजना कार्य के विचार को प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1918 में द प्रोजेक्ट मेथड में किलपैट्रिक ने प्रायोजना को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किया और
शिक्षा में इसे स्थापित करने का श्रेय प्राप्त किया। तो प्रायोजना को शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करने का श्रेय किसे है? किलपैट्रिक को। किलपैट्रिक के अनुसार प्रायोजना पूर्ण सामाजिक वातावरण में संपन्न होने वाली एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। प्रायोजना पूर्ण सामाजिक वातावरण में संपन्न होने वाली एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। परिभाषा किसकी है? किलपैट्रिक की। प्रायोजना एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा एक विद्यालय वातावरण में कोई विषय वस्तु या पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता। प्रायोजना एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा एक विद्यालय में कोई विषय वस्तु या पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता फिर भी उन कार्यों में उपयोगी होती है जिनका संबंध सामाजिक वातावरण से होता है, जैसे बगीचे का निर्माण करना, बचत बैंक की स्थापना करना, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना, बाल मेले का आयोजन करना इत्यादि। ये हम प्रायोजना के द्वारा अच्छे से कर सकते हैं। यह शिक्षा के क्षेत्र में सबसे सम्मानजनक विधि है। कौन सी? प्रायोजना, क्योंकि इसके द्वारा सबसे बड़ी शैक्षिक योग्यता शोध कार्य पीएचडी से प्राप्त करते समय होती है। प्रायोजना विधि या कार्य में कुल 6 सोपान होते हैं, क्रमशः होते हैं। पहले वातावरण का निर्माण करना, फिर योजना का निर्माण करना, योजना का क्रियान्वयन करना, कार्यों का अवलोकन एवं निरीक्षण करना, मूल्यांकन करना और लेखा जोखा करना। वातावरण का निर्माण करना, योजना का निर्माण करना, योजना क्रियान्वयन करना, कार्यों का अवलोकन एवं निरीक्षण करना, मूल्यांकन करना, लेखा जोखा या फिर रिपोर्टिंग करना, ये सब प्रायोजना विधि के कुल 6 सोपान माने गए हैं। प्रायोजना विधि के उद्देश्य क्या है? मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त करना या फिर प्रदान करना। बच्चों को करके सीखने पर आधारित होती है परियोजना और अनुभव से सीखना पे आधारित होती है प्रायोजना। अवलोकन करते हुए सीखना, एक बालक में पूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण को पैदा करना, कार्यों की क्रमबद्धता प्रायोजना में पाई जाती है। प्रायोजना विधि के गुण क्या है? मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है प्रायोजना विधि का उपयोग करने पर करके सीखना, अनुभव से सीखना तथा अवलोकन से सीखना जैसे दृष्टिकोण पैदा होते हैं। प्रतिभागियों बालकों में सहकारिता, सहयोग एवं सद्भावना जैसी विशेषताएं पैदा होती है। बालकों में समस्या समाधान के गुणों का विकास होता है, चिंतन और तर्क का विकास होता है, निश्चित परिणामों की दिशा में सकारात्मक कार्य होता है। प्रायोजना विधि के दोष, समय व धन अधिक खर्च होता है। इसके अंदर होता है हम प्रोजेक्ट लाएंगे, दिखाएंगे बच्चों को, तो उसमें समय भी अधिक लगेगा और धन भी अधिक लगेगा। सामान्य विद्यालय वातावरण में इस विधि से कोई विषय नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि यह अधिक खर्चीली है। हर विद्यालय के अंदर इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग करने के लिए योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होती है और इनकी कमी पाई जाती है। इसका उपयोग करने से जहां विद्यालय वातावरण प्रभावित होता है वहीं पर कार्यों में संसाधन की कमी भी रहती है। यदि हम प्रायोजना से पढ़ा रहे हैं तो विद्यालय वातावरण भी इससे प्रभावित होता है और संसाधन की कमी भी विद्यालय में रहती है। प्रायोजना से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्रायोजना का अर्थ है योजना बनाकर कार्य करना। प्रायोजना का विचार जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोजना की शुरुआत द प्रोजेक्ट मेथड बाय किलपैट्रिक से हुई थी 1918 में। मतलब किलपैट्रिक ने 1918 में जो शोध पत्र लिखा था द प्रोजेक्ट मेथड, इसी के अंदर प्रायोजना के विचार दिया गया था किलपैट्रिक के द्वारा। प्रायोजना में पाए जाने वाले 6 सोपानों में शामिल है वातावरण का निर्माण करना, कार्यों का अवलोकन करना, मूल्यांकन करना, तुलना करना, ये शामिल नहीं है। प्रायोजना एक प्रकार से कार्य है कैसा? वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक। सामाजिक अध्ययन, शिक्षक एवं व्यावसायिक वृद्धि। एक विद्यालय वातावरण में सामाजिक अध्ययन का शिक्षक वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो अपने कार्यों के द्वारा बालक को सामाजिक आर्थिक संपन्न सुनागरिक बनाते हुए सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित करता है। किसी भी विद्यालय में एक शिक्षक नाड़ी तंत्र की भांति होता है जो ज्ञान का संचार प्रत्येक कक्ष में बैठे बालक तक करता है। भारतीय दर्शन में शिक्षक को समाज का दर्पण बताया गया है, बालकों का भाग्य विधाता और सबसे कर्तव्यनिष्ठ आदर्श व्यक्ति माना गया है किसी शिक्षक को। ड्राइवर के अनुसार शिक्षक समाज का सबसे चरित्रवान व्यक्ति होता है।
शिक्षक समाज का सबसे चरित्रवान व्यक्ति होता है। परिभाषा ये जेम्स ड्राइवर की। माध्यमिक शिक्षा के अनुसार एक विद्यालय के वातावरण और बालक को देखकर वहाँ के अध्यापक की छवि नजर आती है। विद्यालय का वातावरण कैसा है और वहाँ के बालक कैसे, इन दोनों को देखकर वहाँ के अध्यापकों की छवि के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की ये परिभाषा है। वास्तविक अर्थ में शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कभी कार्य करते हुए थकता नहीं है और प्रतिदिन नए जोश के साथ अपने बालकों की उन्नति की दिशा में एक नई उमंग लेकर उपस्थित होता है और वही व्यक्ति शिक्षक के रूप में सफल होता है। जैसा कि कुरबली ने लिखा है, वह व्यक्ति शिक्षक के रूप में सफल है जो ज्ञानी, तर्कवान, अदम्य साहसी एवं उत्साही होता है। शिक्षक के आवश्यक गुण क्या है? व्यक्तिगत सामाजिक गुण। आकर्षक व्यक्तित्व उसका होना चाहिए, सहजता होनी चाहिए, शालीनता, मिलनसारिता, मृदुभाषिता, सकारात्मकता, कर्तव्यनिष्ठा, सहकारिता मतलब मिलजुल कर सबके साथ में रहना, उच्च समायोजन क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, उच्च निर्णय क्षमता होनी चाहिए। ये सब शिक्षक के व्यक्तिगत सामाजिक गुण बताए गए हैं। विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला शिक्षक को होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षक की व्यवसाय वृद्धि। संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवसाय को लेकर सदैव आशान्वित रहता है और चाहता है कि उसके व्यवसाय में प्रतिदिन एक नई वृद्धि हो। शिक्षक का व्यवसाय शिक्षण होता है और इसलिए एक शिक्षक को भी चाहिए कि वह अपने व्यवसाय में सदैव उन्नति के प्रयास करे। इसके लिए शिक्षक के द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे मनोविज्ञान का नियमित अध्ययन करना, जिससे वो बालकों के बारे में आसानी से समझ सके और उनका विकास कर सके। सकारात्मक दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिकता का भाव उसके अंदर होना चाहिए ताकि वो बच्चों को भी एक पॉजिटिव थिंकिंग दे सके और उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा कर सके। शिक्षक सम्मेलनों में से भाग लेना चाहिए ताकि उसको और भी कई बहुत सारी बातें वहाँ पर जानने को मिले, सीखने को मिले। सामाजिक रीति रिवाजों एवं परंपराओं का निर्वहन उसे करना चाहिए ताकि वो बच्चों को भी सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का सही से ज्ञान दे सके। विभिन्न प्रकार के मेलों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उसे हिस्सा लेना चाहिए। समय समय पर ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना चाहिए ताकि वो उनके बारे में उसको अच्छे से बता सके। सामाजिक सरोकार संबंधित पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना चाहिए। समाचार पत्रों का नियमित पाठक होना चाहिए। सामाजिक सम्मेलनों में भाग ले और अपने विषय को नियमित रूप से पढ़ता रहना चाहिए। यदि वो अपने विषय को नहीं पढ़ेगा तो बच्चों को सही से अध्ययन नहीं करवा पाएगा। सामाजिक विज्ञान में नवाचार क्या क्या किए गए हैं? मस्तिष्क उद्वेलन, भूमिका निर्वहन और पर्यटन। किसी भी विषय में नवाचारी शिक्षा का अभिप्राय समय के साथ हो रहे विज्ञान के आविष्कारों एवं चमत्कारों को अपनाते हुए उनके माध्यम से प्रगति की दिशा को प्राप्त करना है। वर्तमान समय में सामाजिक विज्ञान शिक्षक के प्रमुख नवाचार निम्न हो सकते हैं, जैसे मस्तिष्क उद्वेलन। मस्तिष्क उद्वेलन से अभिप्राय मस्तिष्क को इस प्रकार की दिशा देने से है जिसमें वह बहुत तेजी के साथ विशेष प्रकार की तार्किकता को प्रकट कर सके। सरल शब्दों में मस्तिष्क को झकझोर देने वाली दिशा मस्तिष्क उद्वेलन कहलाती है। मस्तिष्क को झकझोर देने वाली दिशा या क्रिया मस्तिष्क उद्वेलन कहलाती है, जिससे व्यक्ति में बहुत तेजी के साथ विभिन्न विचारों का आवागमन शुरू हो जाता है। मस्तिष्क उद्वेलन क्या होता है? हमारे सामने ऐसी कोई समस्या का प्रकट हो जाना जिसका समाधान करना हमारे लिए अनिवार्य हो, तो उस समय पर हमारे मस्तिष्क में बहुत तेज़ी से क्रियाएं होने लगती है, नए नए विचार आने लगते हैं, किस प्रकार से हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विचार को सर्वप्रथम अमेरिकी विज्ञापन कंपनी के निर्माता एलेक्स आर्सबोर्न ने 1950 में दिया था। मस्तिष्क उद्वेलन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? एलेक्स आर्सबर्न ने 1950 में। ये ध्यान में रखना है। इनके अनुसार एक बालक को विद्यालय वातावरण में ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए कि वह स्वतंत्र रूप से विचार प्रकट करने में सक्षम हो सके। एक शिक्षक को विद्यालय में ऐसे अवसर पैदा करने चाहिए कि सामूहिक रूप से बालक कार्य करते हुए अपने अपने विचारों को प्रकट करें। तब निश्चित रूप से कई प्रकार के विचार निकल कर आते हैं, जिनमें से कुछ विचार तो कुछ
कुछ विचार सही तो कुछ गलत हो सकते हैं, परंतु यदि उन सही विचारों को भी चुन लिया जाए जो बालक के मौलिक विचार है। मौलिक विचार मतलब ऐसा विचार उससे पहले कभी किसी ने नहीं दिया हो, तब भी एक नवीन ज्ञान का संगठन हो जाता है जो समाज के लिए, बालक के लिए उपयोगी हो सकता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विचार गोष्ठी, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, अनुसंधान इत्यादि ऐसे कार्य हैं जो मस्तिष्क उद्वेलन को दर्शाते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन के गुण क्या क्या है? मौलिक विचारों का जन्म होता है। जब हमारे सामने कोई समस्या होती है तो हम विचार करते हैं, तो हमारे सामने कई अलग से नए विचारों का जन्म होता है। बालक में साहस एवं आत्मबल बढ़ता है मस्तिष्क उद्वेलन से। मस्तिष्क उद्वेलन दिया किसने था? एलेक्स ऑस्बर्न ने 1950 में। बालक में तर्क व चिंतन का विकास होता है, सही है। बालक में परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है मस्तिष्क उद्वेलन से। जब उसके अंदर होता तो वो फिर आराम से कठिन परिस्थितियों से लड़ सकता है। बालक में कुछ नया करने का उत्साह बढ़ता है। यदि एक बार उसने किसी एक समस्या का समाधान कर दिया तो उसके सामने दूसरी समस्या प्रकट होने पर वो आराम से दूसरी समस्या को भी समाधान करने के लिए प्रोत्साहित हो जाएगा। समूह में आने वाले विचारों की समझ बढ़ती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। सामाजिक व्यवस्था में पाई जाने वाली विसंगतियों को समझने का अवसर मिलता है। पर्यटन के गुण। पर्यटन क्या है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण की समस्याएं क्या क्या है? वर्तमान समय में सामाजिक अध्ययन विषय की विषय वस्तु को लेकर कई प्रकार की शिक्षण समस्याएं बनी रहती है। विशेष रूप से निम्न समस्याएं यहाँ पर हमको दिखाई देती है। बालक इस विषय को लेकर बहुत उदासीन रहते हैं। देखा जाता है आमतौर पर स्कूलों में बच्चे सामाजिक विज्ञान विषय को बहुत हल्के में लेते हैं, उदासीन रहते हैं इसको लेकर। सामाजिक अध्ययन का शिक्षक भी अपने कार्य के प्रति सकारात्मक नहीं होता है बल्कि उदासीन रहता है। अभिभावक भी इस विषय को लेकर गंभीर नहीं होते हैं। यह विषय सीधे सीधे किसी व्यवसाय को सूचित नहीं करता है। पाठ्यक्रम की संक्षिप्तता के कारण शिक्षक इसे विस्तार से भी नहीं पढ़ा सकता और संक्षिप्त पढ़ाते हुए पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं करा सकता। अधिकतर सामाजिक अध्ययन के शिक्षक योग्य नहीं होते। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को अन्य गतिविधियों, पशु गणना, जनगणना आदि कार्यों में लगाया जाता है। सामान्यतः विद्यालय में प्रयोगशाला का अभाव होता है। आवश्यक शिक्षण संसाधनों की कमी होती है। निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के संदर्भ में सत्य है? तो वह समाज का आदर्श होता है, सही है। वह बालक के सामाजिक निर्माण में योगदान देता है, सही है। वह बालक के तर्क और चिंतन में विकास करता है, ये भी सही है। वह विद्यालय में सबसे अधिक योग्य व्यक्ति होता है, तो ये गलत है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को लेकर। सामाजिक अध्ययन शिक्षक में पाया जाता है सहकारिता भाव, सामाजिकता भाव, सांस्कृतिक समझ और सार्वभौमिक सामाजिकता, तो इसमें ये सभी आ जाएंगे। सामाजिक अध्ययन शिक्षक में व्यावसायिक वृद्धि करने के लिए क्या करना चाहिए? करने के लिए आवश्यक है परंपराओं एवं संस्कृति का ज्ञान, विभिन्न सामाजिक समारोह में क्रियाशीलता, विषय वस्तु का ज्ञान, सिखाने के नए तरीके। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा परंपराओं एवं संस्कृति का ज्ञान। सामाजिक अध्ययन एक विषय के रूप में संगठित है, परंतु इस विषय को व्यवस्थित रूप से बालकों तक पहुँचाने में सबसे बड़ी भूमिका होती है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षक अच्छा मनोविज्ञान का जानकार हो, दूसरा विषय वस्तु का विशेषज्ञ हो, शिक्षा शास्त्र एवं प्रविधियों का जानकार हो और बालक के साथ विनम्रता का भाव रखता हो। तो सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु को कब शिक्षक अच्छे से बालकों तक प्रेषित कर सकेगा? जब कर सकेगा तब उसे शिक्षा शास्त्र एवं प्रविधियों का ज्ञान हो। यदि उसे शिक्षा शास्त्र, टीचिंग मेथड और प्रविधियों का ज्ञान नहीं है तो वो अपनी विषय वस्तु को बालकों तक अच्छे से ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। कौन सा एक उपागम नवाचारी शिक्षण उपागम नहीं है? तो मस्तिष्क उद्वेलन नया है, वर्षभर ने दिया था 1950 में, हमने ऊपर देखा है। और मस्तिष्क उद्वेलन भूमिका निर्वहन ये भी है, भूमिका निर्वहन ये भी नवाचारी है, लेकिन
पाठ्य पुस्तक उपागम ये प्राचीन है, परंपरागत है। कौन सा कथन मस्तिष्क उद्वेलन के समीचीन है, मतलब उसके लगभग समान है। यह एक परंपरागत उपागम है जिसको प्रत्येक विद्यालय अपनाता है। यह एक आधुनिक उपागम है परंतु उपयोगी नहीं, उपयोगी है। ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यह सीखने में सहायक हो भी सकता है और नहीं भी। सीखने में सहायक होता ही है, नहीं भी नहीं, गलत है। यह मानसिक प्रेरणाओं को जन्म देता है। मस्तिष्क उद्वेलन मानसिक प्रेरणाओं को जन्म देता है। पर्यटन एक प्रकार से वह उपागम है जिसमें शिक्षक बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। पर्यटन के अंदर शिक्षक बालकों को। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुभवजन्य उपागम है पर्यटन। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मस्तिष्क उद्वेलन किसने दिया था 1950 में, आर्स बर्ने। पर्यटन प्रोफेसर रेने ने, और खोज या अनुसंधान आर्म स्ट्रॉन्ग ने। भूमिका निर्वहन गांधी जी का नहीं है। कक्षा कक्षीय अन्य गतिविधियां। एक सामाजिक अध्ययन का शिक्षक शिक्षण कार्य करने के दौरान निम्न गतिविधियों को अपनाता है, जैसे शिक्षण विधियां, शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत। ये क्रम से इसी प्रकार से होते हैं, पहले शिक्षण विधियां, फिर शिक्षण सूत्र, फिर शिक्षण सिद्धांत। निम्न में से वह कौन सा कार्य है जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को करना चाहिए? तो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना चाहिए, सेमिनार का आयोजन करना चाहिए, बाल मेले का आयोजन करना चाहिए। उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समस्या समाधान क्या है? समस्या समाधान एक ऐसा उपागम है जो किसी भी प्रकार के कार्य में सफल बनाने में उस समय मदद करता है जब उसमें चिंतन का जन्म होता है। अभी आपको थोड़ी बाहर से आवाज़ इसमें आ रही होगी क्योंकि जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ वहाँ पड़ोस में शादी का माहौल है, शादी का कार्यक्रम है, तो थोड़े से मेहमान इधर उधर से आ जा रहे हैं, तो थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन हम बाह्य तरह से डिस्टर्ब हुए बिना हम अपने अध्ययन को रेगुलर यहाँ पर जारी रख सकते हैं, रखेंगे। हमारी एकाग्रता पूरी है तो बाह्य चर हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से निम्न आरेख समस्या समाधान को दर्शाते हैं। कुर्ट लेविन के अनुसार व्यक्ति है और उसको यहाँ लक्ष्य तक जाना, मंजिल तक, और यहाँ पर बाधाएं समस्या आ गई, तो बाधाएं समस्या के आने के दौरान क्या करेगा? व्यक्ति चिंतन करेगा और चिंतन करते हुए जो लक्ष्य प्राप्ति में जो बाधा आ रही है, जो समस्या आ रही है, उन समस्याओं का समाधान करेगा और अपने लक्ष्य और मंजिल तक पहुँच जाएगा, कुर्ट लेविन के अनुसार। जॉन डेवी के अनुसार व्यक्ति ये व्यक्ति का लक्ष्य है और ये व्यक्ति है और ये इधर से जा रहा है, उसके सामने द्वंद्व हो गया, समस्या आ गई, तो चिंतन करेगा। चिंतन करने के द्वारा वह इन दोनों से यहाँ तक, दोनों का समाधान करते हुए यहाँ तक आराम से पहुँच जाएगा। उपयुक्त आरेख समस्या समाधान के विचार स्पष्ट करते हैं और निश्चित करते हैं कि यदि एक बालक को किसी प्रकार की कोई समस्या बता दी जाती है तो वह बालक विवेकपूर्ण तरीकों से सकारात्मक प्रयासों को अपनाते हुए एक निश्चित समाधान को प्राप्त कर लेगा। समस्या समाधान एक ऐसा उपागम है जिसमें एक शिक्षक बालक के सामने किसी समस्या को प्रस्तुत करता है और कुछ समस्या के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के प्रयास करते हुए, और बालक उस समस्या के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के प्रयास करते हुए बालक तथ्यों का संग्रह करता है और तथ्यों के आधार पर किसी निर्णय को प्राप्त करने का प्रयास करता है। सामान्यतः सामाजिक वातावरण संबंधित कोई समस्या जैसे बेरोजगारी, अस्पृश्यता, दहेज प्रथा, जनसंख्या विस्फोट जैसा कोई पहलू निर्धारित किया जा सकता है तथा उस पहलू या मुद्दे पर बालक को निष्कर्ष प्राप्त करने होते हैं। समस्या समाधान के लिए निम्न सोपानों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे समस्या का ज्ञान करवाना या समस्या का चुनाव करना और समस्या को प्रस्तुत करना, समस्या समाधान हेतु कल्पना या उपकल्पना का निर्माण करना, तथ्यों का संकलन करना, विश्लेषण करना और निष्कर्ष का मूल्यांकन करना। समस्या समाधान विधि के गुण क्या क्या है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है
चिंतन एवं तर्क का विकास होता है। इससे बालक में समस्या समाधान के गुण विकसित होते हैं। बालक में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। बालक कार्य व्यवहार सहयोग एवं सहकारिता के गुणों को प्राप्त करता है समस्या समाधान विधि के द्वारा। समस्या समाधान विधि के दोष क्या है? तो इसमें समय अधिक खर्च होता है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता है, कई बार बालक गलत तथ्यों का संकलन भी कर लेता है, प्रारंभिक कक्षाओं के बालकों के लिए उपयोगी नहीं है और इसके लिए उचित समस्या का समाधान प्राप्त करने हेतु बालक कई बार सकारात्मक नहीं होते हैं। ह्यूरिस्टिक या अनुसंधान खोज विधि, इसको होरिस्टिक एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। इस विधि को सबसे पहले अंग्रेज शिक्षा अधिकारी और लंदन इंस्टीट्यूट के रसायन विज्ञान के प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने प्रस्तुत किया था। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसको प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्होंने ग्रीक भाषा के होरिस्टिक शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। इन्होंने इस विधि का विचार देते हुए आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा कि एक बालक को जितना अधिक स्वयं कार्य करने के लिए आगे बढ़ाया जाता है, वह बालक उतना ही बुद्धिमान बनता है। इन्होंने अपनी पुस्तक द टीचिंग ऑफ साइंटिफिक, नाम आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ, द टीचिंग ऑफ साइंटिफिक में एक आर्टिकल लिखा, द मेथड ऑफ साइंटिफिक में अनुसंधान खोज को या फिर खोज विधि को प्रस्तुत किया। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने इस विधि के बारे में विचार देते हुए लिखा कि एक बालक को कम से कम बताना चाहिए और अधिक से अधिक उससे जानना चाहिए। ये कथन किसका? हर्बर्ट स्पेंसर का। एक बालक को कम से कम बताओ और अधिक से अधिक उससे जानो ताकि वो खुद विचार कर सके, खुद ज्ञान की खोज कर सके। हर्बर्ट स्पेंसर का ऐसा मानना था। कई ऐसे पाठ होते हैं जिनकी विषय वस्तु का संबंध बालक के परिवेश या उसके सामाजिक वातावरण से होता है। ऐसे पाठों या बिंदुओं में शिक्षक को बालक के खोज विधि का उपयोग करना चाहिए। होरिस्टिक या अनुसंधान खोज विधि के गुण, यह मनोवैज्ञानिक विधि है, बालक स्वयं करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, और खोज विधि का उपयोग करते समय करके सीखना सिद्धांत लागू होता है। खोज विधि का उपयोग करते समय कौन सा सिद्धांत लागू होता है? करके सीखना। बालक में तर्क चिंतन आदि का विकास होता है। बालक में बाधाओं से मुकाबला करने एवं नई जानकारी प्राप्त करने की मौलिकता का विकास होता है। होरिस्टिक या अनुसंधान खोज विधि के दोष, इसमें समय अधिक खर्च होता है, सभी पाठ इस विधि से नहीं पढ़ाए जा सकते, प्रारंभिक कक्षाओं के बालकों के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती है। पाठ्य पुस्तक विधि, इसको तू पढ़ विधि भी कहते हैं। सुकरात ने ईसा पूर्व 5वीं सदी में हुए थे और जिन्होंने सबसे पहले पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया था और पाठ्यपुस्तक से पढ़ाना शुरू किया था, तब से वर्तमान समय तक इस विधि का उपयोग होता रहा है। इसलिए पाठ्यपुस्तक विधि को परंपरागत विधि कहा जाता है। इस विधि का उपयोग करते समय एक शिक्षक एक पुस्तक अपने हाथ में लेता है और बाकी सभी बालकों को पुस्तक खोलने का निर्देश देता है। उसके बाद एक एक बालक को पढ़ने के लिए खड़ा करता है और पाठ का कुछ अंश पढ़वाता है तथा बीच बीच में स्वयं समझाता रहता है तथा प्रत्येक अगले बालक को खड़ा करते समय अब तू पढ़ शब्दों का उपयोग करता है, इसलिए इसे तू पढ़ विधि भी कहा जाता है। पाठ्यपुस्तक विधि को पाठ्यपुस्तक विधि के गुण देखते हैं तो पाठ्यक्रम समय पर इससे पूरा हो जाता है, आराम से हो जाता है। बालकों में पुस्तक पढ़ने उच्चारण करने के गुणों का विकास होता है। बालक को गृह कार्य करने में मदद मिलती है, विषय वस्तु याद रखने में मदद मिलती है। यदि खुद पढ़ रहा है तो पूरा ध्यान रखेगा। पाठ्यपुस्तक विधि के दोष, इससे बालक में रटने का दोष पैदा होता है, बालकों में नकल करने की आदत का विकास होता है और शिक्षक निष्क्रिय इसमें रहता ही है। ये बात सही है, इसमें शिक्षक निष्क्रिय रहता है। बालक पढ़ रहे हैं, शिक्षक को क्या है इतना, शिक्षक इसमें इतना सक्रिय नहीं रहता है। व्याख्यान विधि या भाषण विधि जो कि शिक्षक केंद्रित विधि होती है। व्याख्यान विधि या भाषण विधि शिक्षक केंद्रित विधि होती है। प्लेटो के द्वारा शुरू की गई व्याख्यान विधि की शुरुआत किसने की थी? प्लेटो ने। शिक्षण विधि में शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक सबसे पहले संबंधित पाठ पर कोई व्याख्यान तैयार करता है और फिर उस लिखित व्याख्यान को साथ में लेकर कक्षा में उपस्थित होता है
वह सबसे पहले व्याख्यान के मुख्य मुख्य बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखता है तथा प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश डालते हुए व्याख्यान को पढ़कर सुनाता है। इस विधि का नियम यह है कि व्याख्यान के दौरान एक बालक किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करता है और शांतिमय तरीके से सभी बालक सुनकर लिखने का प्रयास करते हैं। व्याख्यान विधि के गुण: पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने में मदद मिलती है। अन्य विधियों की अपेक्षा समय व धन कम खर्च होता है। बालकों में अच्छे श्रोता के गुण विकास हो जाते हैं। बालकों में अनुशासन एवं ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पैदा होती है। जब शिक्षक बोल रहा है तो बालक को ध्यानपूर्वक सुनना ही होगा, तो उसमें ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पैदा होगी। विषय वस्तु को वर्णनात्मक तरीके से स्पष्ट करने में मदद मिलती है। व्याख्यान विधि के दोष: व्याख्यान विधि एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। बालक निष्क्रिय श्रोता बनकर रह जाता है। बालक की जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती है। इस विधि का उपयोग करने के लिए योग्य शिक्षकों का अभाव रहता है। प्रारंभिक कक्षाओं में ये उपयोगी नहीं होती है। व्याख्यान विधि कहानी विधि, इसे कथानक विधि या व्यास विधि भी कहा जाता है। जब एक शिक्षक बालक को किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए किसी कहानी का उपयोग करता है तो वह कथानक या व्यास विधि कहलाती है। इस विधि का उपयोग करते समय वह किसी ऐतिहासिक, धार्मिक या काल्पनिक कहानी का उपयोग कर सकता है। ईसा पूर्व 4वीं-4वीं सदी में प्लेटो ने कहा था कि कहानी विधि एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग करते हुए शिक्षक बालकों को रुचिकर तरीके से स्थायी ज्ञान प्रदान करता है। ये कथन किसका है? प्लेटो का। कहानी विधि के गुण क्या है? कहानी विधि रुचिकर है, प्रारंभिक कक्षाओं के बालकों हेतु ये उपयोगी होती है, स्थायी ज्ञान प्रदान करती है और कल्पनाशीलता का विकास करती है कहानी विधि। लेकिन कहानी विधि के दोष क्या है? तो समय अधिक खर्च होता है इसके अंदर, बहुत सारी कहानियाँ शिक्षक सुनाते रहता है, उसको पता नहीं मैं कहाँ क्या बोलता जा रहा हूँ। पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता इसके लिए योग्य शिक्षकों का अभाव होता है और उच्च कक्षाओं के लिए ये कहानी विधि उपयोगी नहीं मानी जाती है। केवल बच्चों को ही हम कहानी विधि के द्वारा पढ़ा सकते हैं, बड़े बच्चों को कहानी विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता है। सामाजिकृत विधि। सामाजिकृत विधि सामान्य प्रकार की शिक्षण विधि नहीं है, बल्कि यह तो एक प्रकार का शिक्षण नवाचार है जिसमें बालकों को सामाजिक वातावरण की गतिविधियों से अथवा विभिन्न प्रकार के व्यवहारों से सीखने का अवसर दिया जाता है। इसके लिए बालक को उन गतिविधियों से जोड़ते हैं जो उसे मानसिक रूप से विचारों व्यक्ति के लिए तैयार करे, जैसे वाद विवाद, संगोष्ठी, कार्यशाला, सेमिनार इत्यादि। शिक्षण के इस तरीके में बालक जितना स्वतंत्र होकर सीखता है उतना ही सामाजिक विकास को प्राप्त करता है, अर्थात सामाजिकृत होता है। इसलिए इस विधि को सामाजिकृत विधि कहते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के दौरान जब एक शिक्षक किसी उस घटना का अध्ययन करवाना चाहता है जो बालक के लिए सबसे अधिक रुचिपूर्ण है, तो शिक्षक किस विधि को प्राथमिक रूप से अपनाएगा? कहानी विधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि में सबसे अधिक महत्व होता है समाधान करने का। थॉमस के अनुसार समस्या समाधान विधि में यह महत्व नहीं रखता है कि बालक या शिक्षक का कार्य क्या है, बल्कि वह समस्या महत्वपूर्ण है जो बालक को चिंतन प्रदान करेगी और उससे वह समझकर सीखेगा। तो ये परिभाषा किसकी है? थॉमस की। कौन सा एक सोपान समस्या समाधान विधि के लिए उपयोगी नहीं है? तो जो उपयोगी वो देख लेते हैं। समस्या का चयन करना पड़ेगा हमको, समस्या का प्रस्तुतिकरण करना पड़ेगा और समस्या का विश्लेषण करना पड़ेगा, लेकिन समस्या का अवलोकन, कार्यों का अवलोकन करना, ये समस्या समाधान विधि के सोपान के अंतर्गत नहीं आता है। किसने कहा था कि बालक को जितना कम बताते हैं और बालक से अधिक पूछते हैं उतना ही वह अधिक सीखता है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। आर्मस्ट्रॉन्ग ने खोज विधि दी है। खोज विधि के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है रसायन व शिक्षा शास्त्र से। एक बालक को सर्वाधिक अनुशासित बनाने का कार्य करने वाली विधि कौन सी है? व्याख्यान। इसके अंतर्गत वो सुनता रहेगा, ध्यानपूर्वक सुनेगा, पूरे मनोयोग से वो सुनने का प्रयास करता है अनुशासन में रहते हुए।
समालोचनात्मक चिंतन सामान्यतः सोचना, समझना, विचारना चिंतन कहलाता है, परंतु चिंतन का स्तर कल्पना से ऊपर उठते हुए जब वास्तविकता के अनुरूप होता है तो यह यथार्थ चिंतन कहलाता है। और यथार्थ चिंतन का सर्वोच्च स्तर जहाँ विश्लेषणात्मक तरीके से व्यक्ति तर्क के स्तर पर आ जाता है तो यह समालोचनात्मक चिंतन बनने लगता है। जैसे व्यक्ति में तर्क बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके चिंतन के स्तर में तर्कणा बढ़ने लगती है। यह समालोचनात्मक चिंतन का वास्तविक स्तर होता है। तर्कणा का शाब्दिक अर्थ है तर्क करने की शक्ति। तर्कणा का शाब्दिक अर्थ है तर्क करने की शक्ति। इसका विकास एक बालक में समस्याओं से होने वाले मुकाबले के कारण पैदा होने वाले उन विचारों से हैं जो अचानक नई सूझ प्रदान करते हैं, जो हमें तत्काल निर्णय लेने लायक बनाती है, और यह निर्णय क्षमता बालक व्यक्ति की तर्कणा का सूचक है। तर्कणा या समालोचनात्मक चिंतन का विकास समस्या समाधान विधि के सोपानों के अनुसार होता है। चिंतन का कौन सा स्तर समालोचनात्मक चिंतन बन जाता है? जब चिंतन में तर्कणा हो तब वो समालोचनात्मक चिंतन बन जाता है। तर्कणा का आधार क्या है जबकि तर्कणा समालोचनात्मक चिंतन का आधार है? तो तर्कणा का आधार क्या है? सूझ। और अधिगम में सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? गेस्टाल्ट वादियों ने, वर्दिमर, कोहलर और कोपका ने। एक शिक्षक बालक के समालोचनात्मक चिंतन का स्तर देखना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह अपना ध्यान केंद्रित करे किस पर? निष्कर्ष, समाधान पर और समस्या के स्तर पर। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर होगा समस्या के स्तर पर और सेकंड आंसर होगा हमारा निष्कर्ष या समाधान पर। यदि दोनों आते हैं तो, और अलग अलग आते हैं तो हम अपने हिसाब से इन दोनों में से उसको चुन लेंगे। शिक्षण के दौरान कौन सा कार्य शिक्षक को करना चाहिए जो कि बालकों के समालोचनात्मक चिंतन के विकास में योगदान दे? तो प्रत्येक पाठ को पढ़ाने के बाद उससे संबंधित प्रश्न शिक्षक को पूछना चाहिए। परीक्षा का शाब्दिक अर्थ पूछताछ होता है। यह एक प्रकार का शिक्षण प्रतिमान है। नोट करके ध्यान में रखना, शिक्षण प्रतिमान का अर्थ उस आदर्श से लगाया जाता है जिसको अपनाने से एक शिक्षक का शिक्षण कार्य और अधिक प्रभावशाली और परिणामोत्पादक होता है। इस प्रतिमान का उपयोग सबसे पहले भौतिक विज्ञान के विशेषज्ञ अमेरिकी प्रोफेसर शकवाब ने किया था। शिक्षा के क्षेत्र में इसे स्थापित करने का श्रेय रिचर्ड शकमैन को जाता है। किसे? परीक्षा प्रतिमान को। परीक्षा प्रतिमान को शिक्षा क्षेत्र में स्थापित करने का श्रेय रिचर्ड शकमैन को जाता है। रिचर्ड शकमैन के अनुसार जब व्यक्ति किसी कार्य व्यवहार के संदर्भ में कोई पूछताछ करता है तो उसे पूछताछ के बाद एक नया आत्मविश्वास मिल जाता है। जैसे हम जाते हैं रेलवे स्टेशन पर और जो पूछताछ खिड़की होती है तो वहाँ पर हम जब पूछते हैं कि भाई हमको वहाँ जाना है, वहाँ जाने वाली ट्रेन कब आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो वो हमको बता देता है कि इतने समय पर इस प्लेटफॉर्म पर वहाँ जाने वाली गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो इसके बाद में हमारे अंदर एक आत्मविश्वास मिल जाता है कि हाँ ठीक है, वो गाड़ी आने वाली है, वहाँ पर हमको आराम से मिल जाएगी। और आत्मविश्वास उस व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। इस प्रकार से एक शिक्षक को चाहिए कि वह समय समय पर अपने बालकों से पूछताछ करता रहे और बालक भी समय समय पर अपने शिक्षक से जिज्ञासा शांत करने के लिए पूछते रहे। ऐसा करने से शिक्षक शिक्षार्थी दोनों में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और सुनिश्चित सकारात्मक परिणाम आते हैं। परीक्षा की उपादेयता का संबंध है शिक्षण एवं परिणाम से। आनुभाविक साक्ष्य से अभिप्राय किस कथन में स्पष्ट होता है? आनुभाविक साक्ष्य का मतलब है बालक को केवल ज्ञानात्मक क्षेत्र प्रदान करने से, बालक को अवबोध करा देने से। तो आनुभाविक साक्ष्य का अर्थ इन दोनों शब्दों में हमको दिखाई देता है। आनुभाविक साक्ष्य क्या है? आनुभाविक साक्ष्य का अभिप्राय इस बात से लगाया जाता है कि कोई भी अनुभव जब हमें प्राप्त होता है तो वह नया अनुभव होता है और नए अनुभव के संदर्भ में हमें इस बात का पता नहीं होता है कि वह कितना सही है और कितना गलत, किंतु नया होने के कारण हमें अच्छा लगता है और हम उसे ग्रहण भी कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक बालक जो हमारे पास पढ़ने आता है, उस बालक के द्वारा अनुभव तो ग्रहण किए जाते हैं,
लेकिन उन अनुभवों के बारे में उन्हें तर्क करना नहीं आता है। इसलिए एक शिक्षक को अपनी तार्किकता का परिचय देते हुए उसे उसके अनुभवों में तर्क प्रदान करना चाहिए। एक व्यक्ति जब नियमित रूप से किसी अनुभव को प्राप्त करता रहता है तो वह इस बात का पता नहीं लगा पाता है कि वह अनुभव उसके लिए कितना सही या गलत है, परंतु जब उसे प्रमाण मिलता है तो वह सही व गलत को समझ पाता है। अनुभविक साक्ष्य में जो तर्क आपको प्रदान करना है उसके दो रूप होते हैं, आगमन और निगमन। आगमन जब किसी जानकारी के लिए हमारे पास कोई उदाहरण या प्रमाण होता है, उसके आधार पर हमें बालक के अनुभव को दिशा देनी होती है तो वहाँ पर बहुत आसानी हो जाती है, बालक भी आसानी से समझ जाता है। जैसे भूगोल की विषय वस्तु को पढ़ाते समय एक बालक को पता है कि वर्षा भगवान की पूजा करने से आती है और आप बताते हैं कि तेज गर्मी से मानसून बनने से आती है, तो यहाँ पर आप बालक को बहुत आसानी से समझा सकते हैं, क्योंकि आपके पास में ऐसे कई उपाय हैं जिससे बालक में तार्किक रूप से उसके अनुभव को नया स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। बालक कह रहा है कि वर्षा भगवान की पूजा करने से आती है और आप भूगोल के अंतर्गत उसे पढ़ा रहे हो कि बारिश गर्मी में तीव्र गर्मी होने से आती है, तो फिर बालक क्वेश्चन करेगा, तो फिर इसके बाद में आप आराम से अपनी विषय वस्तु के द्वारा बालक को अपनी विषय वस्तु को आराम से समझा सकते हो और उसके विचारों में एक नया स्वरूप प्रदान कर सकते हो कि बारिश किस प्रकार से कैसे आती है। निगमन जब पहले से ही कोई नियम या सिद्धांत बना हुआ होता है उस नियम या सिद्धांत के आधार पर कोई जानकारी व्यक्ति या बालक को दी जाती है तो उसके लिए भिन्न प्रयास भी विफल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बालक को संतुष्ट करना या उसके अनुभव को तर्क में बदलना अधिक कठिन होता है। जैसे इतिहास में तथ्य दिया हुआ है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति माउंट आबू अग्निकुंड से हुई है। जब ये बात आप बालक को बताएंगे तब उसका कहना होगा कि अग्नि तो सबको जला देती है, पैदा क्या करेगी। ऐसी परिस्थिति में बहुत मुश्किल हो जाता है कि बालक को कैसा तर्क दिया जाए। एक शिक्षक के रूप में हमें अपने अनुभव को अपने साक्ष्यों के माध्यम से सकारात्मक दिशा देनी है और तार्किक दृष्टिकोण बालकों के भावी अधिगम में योगदान करना है। जब एक शिक्षक बालक को कहता है कि हमारी पृथ्वी दो प्रकार की गतियाँ करती है, परिक्रमण और परिभ्रमण, तो इसे स्पष्ट करते समय वह कौन सा कथन है जो अनुभविक तर्क को या साक्ष्य को दर्शाता है। सूर्य के चक्कर लगाने से ऋतुएं बनती है तथा अपनी दूरी पर घूमने से दिन रात बनते हैं। इस प्रकार से हम बालक को हमारे कथन को स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। पृथ्वी कुछ स्थान पर बहुत गर्म है और कुछ स्थानों पर ठंडी। एक सूर्य एक ही स्थान पर, लेकिन पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो आगे पीछे हो जाने से दिन रात का समय घटता बढ़ता है। एक शिक्षक बालक को निम्न से क्या करवाता है। जब प्रचा प्रतिमान की उपयोगिता महसूस होती है तो ज्ञानात्मक कार्य। कौन सा विचार अनुभवी साक्ष्य के संदर्भ में सर्वोत्तम है। मैं अपने बालकों के विचारों को तार्किक बनाता हूँ। मैं अपने बालकों के अनुभव जन्य विचारों को तार्किक बनाता हूँ। मेरे बालकों के अनुभव मेरे से गुजरकर श्रेष्ठता की ओर बढ़ते हैं। मैं अपने बालकों के अनुभवों में अपने अनुभव जोड़ता हूँ। तो ये अनुभवी साक्ष्य का सबसे उत्तम विचार होगा। मैं बालकों के अनुभवों में अपने अनुभव जोड़ता हूँ। बालकों के पास में किसी विषय वस्तु को लेकर यदि कम जानकारी है तो आप उसमें अपने अनुभव जोड़ते हुए इस जानकारी को अधिक बढ़ा सकते हो। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का उद्देश्य बालक के ज्ञान की सीमाओं को परखना होता है। बालक ने कितना सीखा है, कितना उसने अधिगम किया है, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। अधिगम की वास्तविकता को देखना होता है कि बालक कितना सीख पा रहा है। बालक के व्यवहारिक परिवर्तनों को जानना होता है। बालक के अपेक्षित सुधारों की मात्रा को देखना होता है। बालक में कितना सुधार आया है मूल्यांकन के द्वारा। अगले स्तर के लिए क्रमोन्नत या आगे बढ़ाना अथवा इसके लिए निर्णय लेना, यह भी मूल्यांकन के द्वारा ही संभव हो पाता है। कक्षा के बालकों का वर्गीकरण करना, कक्षागत व्यवहारों का आंकलन करना, उद्देश्य पूर्ति की दिशा को समझना और अधिगम अनुभव को
परखना। आदर्श प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया। कोई भी शिक्षक जब अपने बालकों का अधिगम अनुभव से संबंधित व्यवहार परखना चाहता है तो वह सबसे पहले बालक के अधिगम स्तर का मौखिक रूप से अनुमान लगाता है और फिर उस अनुमान के आधार पर कुछ विचार बनाता है। इन विचारों को आंकलन कहते हैं। परंतु आंकलन खरा नहीं उतरता, इसलिए उसे मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। एक अच्छे मूल्यांकन की पहचान होती है उसकी वैधता। जिस उद्देश्य से बनाया गया है वो उसी उद्देश्य की पूर्ति करता हो तो वैध होगा। वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, विश्वसनीयता, व्यापकता, व्यवहारिकता जैसी विशेषताएं होनी चाहिए। इसके लिए शिक्षक को एक आदर्श प्रश्न पत्र का निर्माण करना होता है और उसके लिए पहले से उसकी रूपरेखा बनानी होती है जिसे ब्लूप्रिंट या नील पत्र कहा जाता है। इसे बनाते समय निम्न सोपानों से गुजरना पड़ता है। जैसे मान लो एक शिक्षक को 8वीं कक्षा के बालक के लिए 50 अंकों वाला प्रश्न पत्र बनाना है तो वह निम्न प्रकार से निर्धारण करता है। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ उद्देश्य, यहाँ पर लिखा हुआ अंकवार और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिशत। उद्देश्य 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और कौशलात्मक। इनमें से ज्ञानात्मक के अंकवार 25% 50, भावात्मक के अंकवार 12 और प्रतिशत 24, क्रियात्मक के अंकवार 8 और प्रतिशत 12 और कौशलात्मक के अंकवार 5 और प्रतिशत 10। तो टोटल 50 अंक हो गए और 100% का ये पेपर बन गया और यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं शिक्षक के। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के अनुसार निर्धारण करना, जैसे विषय, अंकवार और प्रतिशत। इतिहास 16 अंक का 2 नंबर का क्वेश्चन है, 32% हो गया। भूगोल 12, 24, नागरिक शास्त्र 8, 16। ये सब वैसे नॉर्मल सी बातें हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ से हम छोड़ते हैं। यहाँ से देखते हैं हम विकल्प का निर्धारण करना। नील पत्र निर्माण के समय शिक्षक इस बात का निर्धारण करता है कि उसे कोई न कोई विकल्प भी देना होगा। इसके लिए वह विकल्प का निर्धारण विषय की प्रकृति को ध्यान में रखकर करता है। जैसे मूल प्रश्न कितने हैं? 19। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों पर प्रकाश डाले, अथवा कालीबंगा नामक सभ्यताकालीन स्थल के संदर्भ में लगभग 200 शब्दों में अपने विचार अभिव्यक्त करें। मूल प्रश्न है 20 नंबर का, तो इसमें से वो 2 क्वेश्चन दे देगा। भारत के मानचित्र में सीमाएं, राजधानी तथा चारों दिशाओं के अंतिम छोर अंकित करें, या फिर भारत के मानचित्र में निम्न को अंकित करें: हिमालय पर्वतमाला, प्रायद्वीपीय भारत के समुद्री तट, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली। इस प्रकार से संपूर्ण निर्धारण करते हुए जब एक शिक्षक रूपरेखा बना लेता है तो वह प्राप्त होने वाला प्रश्न पत्र आदर्श प्रश्न पत्र कहलाता है। मूल्यांकन में पूर्व वर्णित सभी गुण समा जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन मूल्यांकन की विभेदकारिता को दर्शाता है? सभी बालक समान अंकों से उत्तीर्ण नहीं होने चाहिए ऐसा कोई बात नहीं इसमें। मूल्यांकन में निबंधात्मक प्रश्न सबसे कम होने चाहिए। मूल्यांकन में उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अंकवार निर्धारित होना चाहिए। मूल्यांकन में प्रत्येक वर्ग के बालक का वर्गीकरण होना चाहिए, तो ये विभेदकारिता को दर्शाता है। एक मूल्यांकन में विभिन्न प्रकार से जांच होने पर परिणामों की प्राप्ति अपरिवर्तित रहती है। ये क्या है? विश्वसनीयता। एक शिक्षक के द्वारा आयोजित मूल्यांकन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? तो बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक और क्रियात्मक पक्ष को जानना। नील पत्र के अनुसार उच्चतम अंक भारित पक्ष है ज्ञानात्मक। निम्न में से कौन सा कथन आदर्श प्रश्न पत्र को दर्शाता है जिसमें मूल्यांकन के सभी उद्देश्य पूरे होते हो, या फिर जिसमें व्यापक दृष्टिकोण होता है?
लेकिन दोनों आने पर हमको फर्स्ट आंसर इसी को चुनना होगा। अलग अलग आते हैं तो दोनों में से जो है हम उसको अपना आंसर चुन लेंगे। मस्तिष्क उद्वेलन के दोष, तो ये यहाँ पर हमने देख लिया था इनको। तो भूमिका निर्वहन। भूमिका निर्वहन एक प्रकार से वहन नवाचार है जिसका उपयोग करते समय एक शिक्षक को किसी रंगमंचीय नाटक की रचना करनी होती है और निर्धारित पात्रों के लिए अलग अलग बालकों को तैयार करते हुए उन्हें उनकी भूमिका को समझाना होता है और निर्धारित भूमिका के आधार पर बालकों को तैयारी का अवसर देना होता है। उसके बाद अन्य बालकों के समक्ष रंगमंच की विशेष व्यवस्थाओं के अनुसार बालकों को प्रस्तुतिकरण के लिए भेजना होता है। ऐसा करने से उन बालकों में पात्र भूमिका के समान भावों का विकास होता है। कोई बालक यदि हनुमान जी का रोल अदा कर रहा है तो उसके अंदर हनुमान जी की विशेषता जैसे उनके अंदर आने लगेगी। कोई अगर सीता का रोल कर रही है तो उसमें सीता जैसे गुण आने लगेंगे। कोई यदि राम जी का रोल कर रहा है तो उसके अंदर राम जी के गुण आने लगेंगे। तो ये इसके अपना महत्व होता है भूमिका निर्वहन का। और बालक मनोरंजन के साथ साथ अप्रत्यक्ष घटनाओं को प्रत्यक्ष घटनाओं के माध्यम से आत्मसात कर लेते हैं। महाराणा प्रताप, शिवाजी, वीर दुर्गादास राठौड़, राजा हरिश्चंद्र, अकबर, बीरबल जैसे ऐतिहासिक कथानकों पर नाटकों का निर्माण किया जा सकता है। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को एक सत्र में 2-3 बार ऐसे क्रियाकलाप करने चाहिए। भूमिका निर्वहन के गुण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है। बालकों में सामाजिकता का विकास होता है। इतिहास की घटनाओं से कई आदर्श सीखने को मिलते हैं। बालकों में जीवन जीने के ढंग पैदा होते हैं। भूमिका निर्वहन के दोष। समय व धन अधिक खर्च होता है। योग्य शिक्षकों का अभाव पाया जाता है। संसाधनों का अभाव पाया जाता है। कई बार काल्पनिक घटनाओं में विकृत पैदा कर देती है। सामान्य विद्यालय वातावरण में ये संभव नहीं हो पाता है क्योंकि अनेक संसाधनों की इसके लिए आवश्यकता होती है। पर्यटन शिक्षण का वह नवाचार है जिसमें बालकों को परिवेश के किसी ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक या पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित किसी स्थान पर प्रत्यक्ष दर्शन के माध्यम से स्थायी ज्ञान दिया जाए। प्रोफेसर रैने ने सबसे पहले पर्यटन की अवधारणा दी और कहा कि भ्रमण बालक का ज्ञान स्थायी बनाने के साथ ही अनुभवों के प्रत्यक्षीकरण की समझ को पैदा करता है। स्ट्रेंग के अनुसार पर्यटन से अभिप्राय विद्यालय की 4 दीवारी से बाहर किसी भी स्थान का भ्रमण होता है जो बालकों के प्रत्यक्ष व स्थायी अनुभव प्रदान करता है। पर्यटन के उद्देश्य प्रत्यक्ष अनुभव करवाता है, स्थायी ज्ञान प्रदान करता है, बालकों में सामाजिकता का विकास होता है, सहयोग के भाव की भावना का विकास होता है और सामाजिक पर्यावरण से परिचित करवाता है पर्यटन हमको। तो मित्रों, यहाँ पर ये मेरा सामाजिक शिक्षण वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पर पूरा अपलोड कर दिया है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम समय तक देख लिया तो मुझे पूरा विश्वास है सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ जो है उनका कॉन्सेप्ट आपको आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आराम से कर सकोगे। तो मुझे उम्मीद है पूरा आपको वीडियो सही से समझ में आया होगा और आप इसको पूरा शुरू से लेकर अंतिम समय तक सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा इसमें लाभ होगा। ठीक है, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।